हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे पिछले वीडियो का, जिसमें हमने एनएसई भाव कॉपी डाउनलोड की थी। कई सारे यूजर्स के मुझे मेल आए हैं, मुझे कई सारे यूजर्स ने कॉल भी किया है जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आई थी, और मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि वो प्रोग्राम अभी वर्क नहीं कर रहा। कि एक यूजर ने तो ये भी लिखा है कि एक क्लिक पे तो आप पूरे मंथ का डेटा भी नहीं डाउनलोड कर सकते। ये बात सही नहीं है। अगर आपने वो कोड सही से लिखा है या सही से आपने एक प्लेटफॉर्म पे वो कोड को रन किया है तो आपको सारे के सारे डेटा एक क्लिक पे ही मिल जाते हैं। तो आइए पहले वो प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोल रखा है, जिससे कि आप सभी को पता है कि मैं सबलाइम टेक्स्ट का ज्यादा यूज करता हूँ, और यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पे मैंने जो डेट कंसिडर किया है वो 4 फरवरी 2023 से लेके 18 फरवरी 2024 तक का है। और यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, एनएसई भाव कॉपी का मेरा फोल्डर है, फोल्डर नेम यहाँ पे, जो कि कोई डेटा नहीं दिखा रहा। मैं आपको फोल्डर में भी जाके दिखा दूं। देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ओके, और ना ही एनएसई कैश में कोई डेटा है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इसे रन करूंगा, जो कि है टूल्स में जाके बिल्ड करना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे डेटा डाउनलोड हो रहे हैं। आप लोग सिर्फ एक बार इसे ट्राई कीजिए कोड लिखकर रन करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोड वर्क कर रहा है। और कमेंट्स में जो भी यूजर्स कहते हैं कि वो वर्क नहीं कर रहा है, या तो उन्होंने ट्राई नहीं किया है या तो उनके कोड में कोई ना कोई एरर है। ओके, पाइथन कोडिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो। कभी भी एरर्स आते हैं तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, और उस समय अगर रिजॉल्व नहीं कर पाओ तो अच्छा होगा कि आप उस समय कोडिंग को बंद कर दीजिए और दूसरे दिन फ्रेश माइंड से फिर से ट्राई कीजिएगा। तो ये सारी चीजें वर्क करती है। पेशेंस लेवल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके, या कोई भी आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, जिसमें आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे के सारे फाइल्स डाउनलोड हो गए। ओके, और प्रोग्राम भी आप देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। जो प्रोग्राम मैंने उस समय बताया था वही सेम प्रोग्राम है, सेम कोडिंग है। और अगर हम फिर से फोल्डर को देखना जाए तो यहाँ पे अगर ओपन करूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फाइल्स जो डाउनलोड हुई है वो है 270 आइटम्स। और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, 18 फरवरी का डेट है सारे फाइल्स का। तो यहाँ पे से मैं फाइल्स डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं रन करने जाऊँ और इन सारे डेटा को रेस्पेक्टिव CSV फाइल में सेव करने जाऊँ। ठीक है, तो इसमें से हम डिलीट कर लेते हैं फिलहाल तो सारे फाइल्स, और फिर से डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे और कंसिडर करेंगे सिर्फ लास्ट 15 डेज का डेटा, और उस 15 डेज के भाव कॉपी से हम हर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स के एक अलग से फाइल बनाएंगे, जिसमें सारे EOD डेटा उस पर्टिकुलर स्टॉक के स्टोर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 फरवरी 2023 का है, इसे चेंज करके 1 फरवरी 2024 का करते हैं, और आज तक का पूरा डेटा डाउनलोड करके ले लेते हैं। तो इसे फिर से कंट्रोल V करके मैं रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और ये सारे फाइल्स अब आ गई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3M इंडिया है, तो ये 3M इंडिया है, इसका डेट है 1 फरवरी का डेट। ठीक है, तो हम एक फाइल बनाएंगे NSE कैश डेटा में, जिसमें 3mindia.csv करके फाइल बनेगी, और उसमें 1 तारीख का डेटा, 2 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का एक ऐसे एक डेटा सारा आ जाएगा। तो इससे फायदा यह है कि आपके पास EOD डेटा होगा, और उस पर्टिकुलर फाइल का आप एनालिसिस कर सकते हो अपने बैक टेस्टिंग के लिए,
अपना लॉजिक लूप रन करने के लिए और बहुत सारे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। और एक मैंने नया फाइल बना रखा है। जो नए हैं सबलाइन टेक्स्ट में, उन्हें सिर्फ फोल्डर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, और एक nec.py करके आप एक फाइल बना सकते हैं। कोई भी नाम से आप फाइल बना लीजिए। मैंने फाइल बना रखा है तो मैं फिर से नहीं बनाऊंगा। आप एक और ध्यान रखिएगा कि आपको एक और फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैंने NEC कैश डेटा का एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है, ये बिल्कुल खाली है और NEC भाव कॉपी में हमारे पास कुल मिला के 12 फाइल्स है। ओके, अब NEC कैश डेटा में आप फाइल्स स्टोर करने वाले हो, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। बहुत सारे वीडियोस में मैं numpy का यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी हमेशा ये मॉड्यूल में कॉल करता हूँ। ओके, इसके बाद आएंगे इंपोर्ट excel wings as xw। एक इंपोर्ट OS का भी फंक्शन चाहिए होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी यूज किया था। इंपोर्ट ग्लोबल GLOB, ये भी हमने यूज किया था पिछले बार। तो इंपोर्ट डेट टाइम एज dt। ओके, जैसे कि पिछले वीडियो में था, पहले तो पाथ डिफाइन कीजिए। तो पाथ इक्वल टू आपका ये पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ होना चाहिए NEC भाव कॉपी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फोल्डर से हम ये सारे फाइल्स को यूज करने वाले हैं, या तो इन सारे फाइल्स का डेटा को फेच करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसे राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन ब्राउजर में जाइए, डिफॉल्ट में जाइए। आपको यहाँ पे सीधा सीधा ये आपको एड्रेस मिल जाएगा, इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में इसको फीड कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, तो यहाँ पे आप डबल बैकस्लैश डाल सकते हो या तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं डबल बैकस्लैश यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ फुल भाव कॉपीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ फुल भाव कॉपीज। इक्वल टू globe os.path.join, अब फिर से ब्रैकेट path कॉमा इन्वर्टेड कॉमास star.csv। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है, सेम टू सेम कॉपी कीजिएगा, फिर से एंटर कीजिए। इसके बाद हमें लेटेस्ट फाइल ढूंढनी होती है कि कौन सी लेटेस्ट फाइल है, उसके बेसिस पे वो डिफाइन करेगा कि कितने फाइल्स है इस पर्टिकुलर फोल्डर में। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड है, लेटेस्ट अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू os.path.base name max list of full भाव copies comma key equal to os.path.get ctime। ठीक है, यहाँ पे एंटर कीजिए, तो आपका ये एक लाइन ऑफ कोड फिर से आ गया। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि कौन सा फाइल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेटेस्ट फाइल, तो ये जो वेरिएबल था, इसमें जो भी फाइल नेम आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो फिर ओपन पाथ प्लस इन्वर्टेड कॉमास और आपका एक फॉरवर्ड स्लैश और इसमें कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डॉट फॉर्मेट और लेटेस्ट फाइल। ठीक है, लेटेस्ट फाइल जहाँ पे हमें फाइल का नाम मिला है, और एस फाइल, और अब हम फाइल को रीड करना चालू करेंगे। तो बहुत ही फेमस लाइन ऑफ कोड है, df इक्वल टू pd.read_csv, और आपका यहाँ पे आ जाएगा फाइल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका फाइल को रीड करेगा, जो भी फाइल होगा।
ओके, और इसके बाद एंटर। इसके बाद सिंबल दे देंगे, सिंबल एक लिस्ट दे देंगे इसे, और ये लिस्ट में वो सारे सिंबल्स के नाम आ जाएंगे। और फिर से सिंबल इक्वल टू df डॉट सिंबल डॉट यूनिक। ठीक है, ये हमने क्यों किया और यह सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे भी अगर कोडिंग करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर ये फाइल को खोलने जाओगे, कोई भी एक फाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कॉलम जो है वो सिंबल का है, जो कि कैप्स में। इसे मैं अगर आपको एक्सेल में भी बताऊं, यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है वो सिंबल के साथ हेडर है। ठीक है, अब वो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड क्या करने वाला है, ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड इस कॉलम के वैल्यूज को देखेगा और इसमें से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे उसको निकाल देगा। इनडायरेक्टली कहूँ तो जो भी यूनिक वैल्यूज होंगे, जो कि सिंगल वैल्यूज होंगे, उसी को कंसिडर करेगा और इस सिंबल वाले लिस्ट में उसको फीड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं या तो स्टॉक सिंबल्स हैं वहां पे, उन सबका एक आपको लिस्ट मिल जाएगा और बाद में हर एक लिस्ट को आप बाइफरकेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, ये डिबगिंग मेथड होता है प्रिंट कमांड ज्यादातर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द इक्विटी कैश सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एक लेंथ कमांड यूज कर सकते हो। मेरे पिछले वीडियो में आप जान सकते हो कि len का मतलब क्या है। ये आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर फाइल में कितने सिंबल्स हैं। ओके, और ये हमारा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सीधा एंटर करेंगे और प्रिंट सिंबल करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने सिंबल्स है और हर एक सिंबल का वो नाम जो है वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट क्या कर रहा है। ठीक है, हर एक मोड पे, हर एक लेवल पे आपको अपने फंक्शंस या तो अपने कोड्स को रन करके देखना होता है कि वो सही चल रहा है या नहीं। अब अगर मैं ये एक्सेल फाइल देखूं तो यहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअल सिंबल्स कितने हैं, 2599, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितने सिंबल्स दिखाता है पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी, टूल्स में जाएंगे और बिल्ड करेंगे। देखिए इसने क्या प्रिंट किया है। ठीक है, इसने लिस्ट बना दी आपकी सिंबल की और इसके पास 2482 करके टोटल सिंबल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अब वो 2482 क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइल एक्सेस कर रहा है वो 16 फरवरी का फाइल है और हम जो देख रहे हैं वो 1 फरवरी का फाइल है, 01/02/2024। ठीक है, तो सिंबल्स कम ज्यादा होते रहते हैं फुल भाव कॉपी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे डेटा होते नहीं है, या तो ये NEC ही जान पाएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो हमें 2482 सिंबल्स मिले हैं और वो सिंबल्स सारे स्टोर हो गए हैं इस पर्टिकुलर सिंबल लिस्ट में। ठीक है, अभी हमें डेटा फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर df करेंगे इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अब ये डेटा फ्रेम क्या है ये आप सभी को पता है, ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल df वेरिएबल जो है उसे एक डेटा फ्रेम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे फॉर लूप। आप जैसे कि जानते हैं फॉर लूप क्या है, तो हम जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे NEC भाव कॉपी में, उसमें हर एक फाइल में जाएंगे। अगर इन्फोसिस का डेटा है तो एंट्री करके उस पर्टिकुलर डेटा को ढूंढेंगे हर एक फाइल में और उसका एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 फाइल है तो 12 वैल्यूज का एक डेटा फ्रेम बनेगा जो कि स्टोर होगा इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में। और जैसे ही सारा के सारा वैल्यू स्टोर हो जाता है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, तो हम इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को
इस पर्टिकुलर फोल्डर में NAC कैश डेटा में स्टोर करेंगे। शुरू करते हैं। फॉर फाइल्स इन लिस्ट ऑफ फुल भाव कॉपीज प्रिंट प्रोसेसिंग फाइल, तो कौन सी फाइल हम प्रोसेस कर रहे हैं वो पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक ट्राई लूप देंगे। ट्राई इसीलिए है क्योंकि कभी कभी ये फेल हो जाता है तो आपका पूरा का प्रोग्राम जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो आते हैं दूसरे लाइन ऑफ कोड में। तो df इक्वल टू pd.read_csv फाइल्स, तो ये क्या करेगा, एक फाइल जो है लिस्ट ऑफ फुल भाव कॉपीज में जाके जो पहली फाइल है 1 फरवरी की वो यहाँ पे लाएगा और उसका जो भी वैल्यूज है उसको रीड करेगा। इसके बाद df.columns equal to df.columns.str.replace spaces with no spaces। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी आपकी ये सेक भाव डाटा की फाइल होती है, जो भाव कॉपी होती है, उसमें जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सिंबल में, इसे थोड़ा बढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं है। लेकिन आप ऐसे जगह पे भी फंस जाते हो जिसमें हमें पता नहीं होता है, जैसे कि ये ओपन प्राइस है, तो अगर हम यहाँ पे एक स्पेस डाल दें और अगर आप इसे रन करोगे ओपन प्राइस के नाम से, तो आपको ये एरर देगा कि आप वहाँ पे ओपन प्राइस करके कोई भी हेडर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है वो उसे परेशान कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस लाइन ऑफ कोड से हम ये स्पेस जो भी होगा यहाँ पे उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं विथ नो स्पेस। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये भी है कि जैसे कि यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है, अगर ये अंडरस्कोर नहीं होता और स्पेस होता तो हम वो लाइन ऑफ कोड यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये स्पेस को भी वो नो स्पेस में कन्वर्ट करता और ऐसे दिखा देता। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने जब जब भी ये भाव कॉपी की फाइल रन की है, मुझे ये प्रॉब्लम आया है स्पेस का, जिसमें हेडर्स फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो अभी सारे हेडर्स सही बता रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसे फीड करके रखें। देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स में आप देख सकते हो पहले एक स्पेस है, उसके बाद एंड से चालू है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टर्नओवर के पहले एक स्पेस है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसे हम रिजॉल्व करते हैं उस लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, तो इसे क्या होगा कि जितने भी स्पेस है उसमें से वो हट जाएंगे और हमें एक क्लियर हेडर मिल जाएगा जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं df इक्वल टू df.apply। अब एक लैम्बडा फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें लैम्बडा x is to x.str.strip, ये स्ट्रिप मेथड है जिसमें हम if x.dtype equal object else x। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो है, इसमें हमने क्या किया है, जो भी डेटा फ्रेम है हमारा, जो कि ये एक पर्टिकुलर एक्सेल फाइल है, इसमें क्या है, जितने भी स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो हमने पहले जो हेडर के लिए किया था वो तो अलग किया ही था, लेकिन क्या पता इस पर्टिकुलर सिंबल्स में भी आपको कहीं पे स्पेस दिख जाए। तो इस स्पेस को हटाने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल किया है लैम्बडा फंक्शन के अंदर, जिसमें जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे उसमें अगर वाइट स्पेसेस होंगे तो उसको वो स्ट्रिप कर देगा और सिंपल आपका एक यूनिक वैल्यू जो भी है या तो यूनिक स्ट्रिंग आ जाएगी, जिसे आपको कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि इन्फी है, हमेशा मैं इन्फी ले रहा हूँ, मान लीजिए रिलायंस है, तो अगर आपका सिंबल वहाँ पे जो है वो रिलायंस लिखा हुआ है और एक स्पेस आ गया है, तो वो तो उस पर्टिकुलर सिंबल को कॉल करने के लिए आपको प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि उसका नाम जो है रिलायंस विद ए स्पेस। लेकिन हम हमेशा ये चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए हम रिलायंस से वो स्पेस ही हटा देते हैं।
तो वो एक रिलायंस करके सिंबल जो है उसका ही डेटा फेच करेगा। तो ये सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स हैं, आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ रहे तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इसे टाइप करके आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में। तो यहाँ पे df हम दे देते हैं और डेट 1 करके एक डेट कॉलम बना लेते हैं। अब डेट 1 में क्यों ले रहा हूँ ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। pd डॉट डेट टाइम df डेट 1। ठीक है, तो अगर आप फिर से ये एक्सेल फाइल देखनी चाहे या तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे उन्होंने डेट 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने डेट का हेडर ही डेट 1 से किया हुआ है। तो हम अपना कोई नाम देने से अच्छा यही होता है कि जो हमारे पास पहले से ही हेडर दिया हुआ है उसी को यूज किया जाए। ठीक है, तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में। इसमें हम इंडेक्स सेट करेंगे और हम डेट को एज इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स डेट 1 कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड आपके जो डेट कॉलम को इंडेक्स कॉलम बना देता है और अभी जितने भी आप डेटा प्रोसेस करोगे वो डेट के हिसाब से प्रोसेस होना चालू होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सच में डेटा एनालिसिस करना चाहते हो तो ये लाइन ऑफ कोड जरूर रखिएगा। इससे आपका जो कोडिंग का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल हो जाता है। और क्योंकि हम हर बार ये चीज यूज करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रहता है कि हमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैं हमेशा ओपन प्राइस की जगह पे ओपन यूज करता हूँ, आप समझोगे, क्लोज प्राइस की जगह पे क्लोज यूज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, तो ये स्टैंडर्ड नहीं। आप अगर याहू फाइनेंस से डेटा भी निकालोगे तो वो सिर्फ क्लोज देगा यहाँ पे। तो ऐसा कोई कीवर्ड होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो सारे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यूजुअली ये रीनेम वाला जो कोड है इसे हमेशा रखता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो df डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और अभी आपको सिर्फ टाइप करते जाना है। तो पहला कॉलम है प्रीवियस क्लोज। ठीक है, इसको जो भी नाम आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया है टी क्लोज। ठीक है, इसके बाद कॉमा और इसके बाद आएगा ओपन प्राइस, ओपन अंडरस्कोर प्राइस, फिर से ओपन ओपन, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल V, और या तो इसे यहीं पे। ठीक है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगा, फिर भी देख लेते हैं। एंड सॉरी, ये मेरा यूजुअल कीबोर्ड नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ओपन प्राइस, हाई प्राइस यहाँ पे चेंज कर दीजिए हाई, और इसको नाम चेंज कर दीजिए हाई। यहाँ पे लो प्राइस को नाम चेंज कर दीजिए लो, क्लोज प्राइस को नाम चेंज कर दीजिए क्लोज। एवरेज प्राइस का नाम चेंज कर दीजिए आप जी। आप VWAP दे सकते हो, मैंने VWAP दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी दी गई है जो कि वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसका है अंडरस्कोर TRT अंडरस्कोर QNTY। ठीक है,
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से टाइप करने में तो आप यहाँ पे सिंपल जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ये है TTL TRD क्वांटिटी, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको वॉल्यूम दे दीजिए, ओके। इसके बाद आते हैं डिलीवरी परसेंटेज पे, क्योंकि आप EOD डेटा यूज कर रहे हो और ये NSE से है तो डिलीवरी क्वांटिटी यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एनालिसिस में रखते हो तो ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी क्वांटिटी की आपको जरूरत है तो आप रखिए, आपकी मर्जी है। तो कंट्रोल V, और जैसे कि हम यूज कर रहे हैं और भी थोड़े बहुत डेटा ले लेते हैं, कंट्रोल C, फिर से एंटर करेंगे, कंट्रोल V, और यहाँ पे एक लास्ट प्राइस चाहिए होगा हमें। क्लोज प्राइस यूज कर सकते, अगर आप क्लोज प्राइस यूज कर रहे हो तो लास्ट प्राइस यूज करने की जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। और ये हो जाएगा LTP। इसके बाद हम टर्नओवर यूज कर लेते हैं, टर्नओवर अंडरस्कोर लैक्स, यहाँ पे है वैल्यू, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे कंट्रोल V, और इसको टर्नओवर नाम दे देंगे। इसके बाद आप नंबर ऑफ ट्रेड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे लोग नंबर ऑफ ट्रेड्स का यूज करते हैं और स्पेशली जो फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को कोई भी एक हेडर दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे NOT दिया हुआ है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जैसे जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नाम एक चूज कर रहे हो तो जितने भी आगे लाइन ऑफ कोड्स या तो जितने भी आप प्रोग्राम डिफाइन करोगे उसमें आपको सेम चीज यूज करना है, नहीं तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ओके, और एंटर, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन ऑफ कोड बहुत ही जरूरी है हमें अपने डेटा को समझने के लिए, ठीक है। रीनेम का, इसके बाद आते हैं एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं, न्यू अंडरस्कोर DF इक्वल टू DF सीरीज डॉट ISIN, और यहाँ पे EQ डाल देंगे, ठीक है। अब ये क्यों किया है ये आप सभी को पता है कि हमें जो डेटा चाहिए वो सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स के ही चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो GS सीरीज भी है, BE भी है, आपको जो जो चाहिए यहाँ पे आप वो कॉमा डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे BE सीरीज भी चाहिए तो यहाँ पे कॉमा डाल के मैं BE कर दूंगा, तो वो सॉर्ट करेगा सीरीज वाइज, जिसमें EQ और BE होगा, तो ये दोनों चीज को उठा लेगा। तो ये आपकी मर्जी है आपको कौन से सीरीज का इस्तेमाल करना है। फिलहाल के लिए मैं EQ ही यूज कर रहा हूँ, ओके। इसके बाद आते हैं फाइनल DF पर, जिसमें डेटा स्टोर होना है, फाइनल अंडरस्कोर DF इक्वल टू फाइनल अंडरस्कोर DF डॉट अपेंड न्यू अंडरस्कोर DF, ठीक है। और फाइनल अंडरस्कोर DF डॉट सॉर्ट इंडेक्स वाइज। तो हमारा इंडेक्स क्या था, हमारा इंडेक्स था डेट टाइम, मतलब डेट के हिसाब से सारा चीज सॉर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमने जो हमारे हाफ कॉपीज थे उसको प्रोसेस किया हुआ है, और यहाँ पे एक्सेप्ट पास, ठीक है। अगर कोई फाइल फेल होता है तो पूरा प्रोग्राम नहीं रन बंद हो जाना चाहिए, उसे पास करके दूसरे फाइल पे वो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नए लाइन ऑफ कोड में, ये लास्ट लूप होगा हमारा, जिसमें हम हर एक स्टॉक को ढूंढेंगे और उसको प्रोसेस करके एक सेपरेट फाइल में सेव करेंगे, ओके। तो फॉर स्टॉक्स इन सिंबल, ठीक है। सिंबल क्या था, हमारा एक लिस्ट था जिसमें सारे सिंबल स्टोर हुए थे। हम प्रिंट करेंगे कि कौन से स्टॉक्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है।
और इसके बाद एक नया डेटा फ्रेम लेते हैं, तो मैं df1 ले रहा हूं इक्वल टू फाइनल df एक ब्रैकेट फाइनल df सिंबल। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम जो है ये आपके डेटा फ्रेम के हिसाब से होना चाहिए, इक्वल टू सिंबल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये जो सिंबल होगा स्टॉक्स, सॉरी यहाँ पे सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉक्स आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर सिंबल होगा स्टॉक्स करके सिंबल में, वो इस सिंबल वाले कॉलम में जाके ढूंढेगा इस पर्टिकुलर सिंबल को, और उसका डेटा जो है इस डेटा फ्रेम 1 में आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी एक जीरो वैल्यू वाले रोज और बहुत सारी चीजें जहाँ पे हमें इश्यूज आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, df1 डॉट ड्रॉप na इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो जो भी रोज आपकी खाली होंगे उसको ड्रॉप कर देगा, और ये आपको एक क्लीन डेटा फ्रेम देगा, जो कि एक एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। df1 डॉट रिप्लेस डैश कॉमा विथ 0 कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। देखिए, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि हमारा जो डेटा फ्रेम बने वो क्लीन रहे आगे जाके हमें डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप फाइल्स देखने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे डेटा जो है दिए नहीं होते, और अगर वो दिए है तो डैश, ऐसे डैश दिए हुए हैं। तो जैसे देखिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये एक स्ट्रिंग है, ये 0 नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी आप प्रोसेस करने जाओगे ये वैल्यू को और उसको बताओगे कि ये नंबर है, जैसे यहाँ पे नंबर है तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी नंबर ही होगा, और अगर ये डैश दिख जाता है जो कि एक स्ट्रिंग है, तो आपका जो डेटा एनालिसिस वहीं पर रुक जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो डैश है इसको 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर मान लीजिए अगर वहां पे डेटा नहीं है तो वो 0 करके प्रोसेस करके आगे बढ़े, ये नहीं कि वहां पे जाके उस प्रोग्राम में एरर दिखा दे। ओके, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट स्टेज आ रहा है जिसमें हम फाइल को सेव करेंगे। अब फाइल आपको कहाँ पे सेव करनी है ये आपको निर्धारित करना होता है। जैसे कि हमने NAC कैश डेटा का एक फोल्डर बनाया है, इसमें हम सारे डेटा सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले यूज किया था NAC भाव कॉपी, ये URL को कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। ये पाथ का नाम चेंज कर देंगे, path 1 कर देते हैं, और NAC भाव कॉपी दिया है तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं NAC कैश डेटा। ओके, जो भी नाम आपने दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, NAC कैश डेटा, और इसके आगे ये ऐड कर लेते हैं एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, डॉट CSV, और इसके बाद डॉट फॉर्मेट स्टॉक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएगा, ये स्टॉक के नाम से एक CSV फाइल क्रिएट करेगा। ओके, और इस फाइल में सारा डेटा स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे df1 to_CSV और path 1। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्या हुआ है, पाथ डिफाइन किया हमने, एक CSV फाइल क्रिएट की इस पर्टिकुलर फोल्डर में, और ये जो डेटा फ्रेम था, जो वैल्यू थी इसमें, उसको हमने उस पाथ वाले फाइल में सेव कर दिया। तो फॉर द टाइम भी हमें डीबग भी करना होता है, तो हम समझेंगे कि कौन सा डेटा कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे df1 डॉट टेल 1। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका डेटा फ्रेम होगा उसका लास्ट रो जो है उसको प्रिंट करेगा। आप चाहे तो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करवा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हम एक काम कर लेते हैं, हम पूरा डेटा फ्रेम ही प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हमारे पास 12 दिन का ही डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास 1 साल का डेटा है तो वो आपको यहाँ पे जब भी रन करोगे तो सारी चीजें दिखेगी। इसे रन करने से पहले हम 3 लाइन ऑफ कोड और ऐड कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो डेटा जो यहाँ पे दिखेगा आउटपुट में,
यहाँ पर वो आपको एक क्लीन डेटा दिखेगा और सारे कॉलम्स के साथ दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक लाइब्रेरी ले लेते हैं वार्निंग्स की। ठीक है, और यहाँ पे वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, और यहाँ पे हम दे देंगे इग्नोर। ओके, इसके बाद हम पीडी पैंडास का यूज करेंगे और सेट ऑप्शन वाला कोड यूज करेंगे। सेट ऑप्शन इन्वर्टेड कॉमर्स डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर रोज। तो यहाँ पे हम 100 कर देते हैं, इसी लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स कॉलम्स डाल देते हैं। यहाँ पे हमें कितने चाहिए होंगे, 25 कॉलम से ज्यादा तो लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं मैक्स रोज को विथ। ठीक है, और ये आप डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। ठीक है, अब 1100 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसे रन करके देखते हैं। हमारा लाइन ऑफ कोड पूरा तैयार है। तो अगर कोई एरर आता है तो हमें इसे रिजॉल्व करना होगा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें डिबगिंग यूज करनी पड़ती है। अगर आप लोग एनाकोंडा का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपके लिए आसान होता है, लेकिन सबलाइन टेक्स्ट में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें प्रिंट कमांड का यूज करना होता है हर बार जब भी हम इश्यूज को फेस करते हैं। ठीक है, तो आइए रन करके देखते हैं। कंट्रोल बी। तो यहाँ पे ये सिंबल का एरर दे रहा है, तो सिंबल का एरर क्यों दे रहा है ये समझना है। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो फाइनल डेटा फ्रेम जो भी यूज किया जा रहा है, तो ये हमें इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में सिंबल का कॉलम है या नहीं, तो प्रिंट करके देखेंगे। कंट्रोल बी, और इसे रन करेंगे। कंट्रोल बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 माइक्रॉन्स हमारा स्टॉक का नाम प्रिंट हुआ है, और एम्प्टी डेटा फ्रेम दिखा रहा है, मतलब फाइनल डेटा फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है ऊपर, वो यहाँ पे कहीं पे इशू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिबगिंग यूज करना चालू करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम रन करेंगे कंट्रोल बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। हम दूसरे लाइन ऑफ कोड पे जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज करके देखते हैं। प्रिंट डीएफ, कंट्रोल बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी एम्प्टी डेटा फ्रेम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट कमांड यहाँ पे वर्क किया था वो इस लाइन ऑफ कोड पे वर्क नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम इस लाइन ऑफ कोड पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे df.columns.str.re, देखिए ये प्रॉब्लम है। रीपैल्स लिखा है, इसे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब इसे रन करके देखेंगे। कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल बी। तो ये फिर से हमें डेटा दे रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो एरर था हमने रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें फाइनल डेटा फ्रेम एम्प्टी दिखा रहा है, मतलब आगे भी कोई इश्यू है। तो फिर से हम इसे डिलीट करेंगे और इस लाइन ऑफ कोड को चेक करेंगे। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कंट्रोल बी, यहाँ पे भी इश्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं हो रहा। अब ये समझते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते हैं df इक्वल टू df.apply lambda x.str.strip। ओके सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिप डाल रखा है। ये मेरा कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, मैं यूजुअली ये कीबोर्ड यूज नहीं करता, फिर भी सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे स्ट्रिप करेंगे और यहाँ पे हम फिर से रन करके देखते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर से हमें एम्प्टी डेटा फ्रेम दिया है, लेकिन ये जो है ये लाइन ऑफ कोड भी हमने सही कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे हटके इस लाइन ऑफ कोड में देखते हैं कोई इश्यू है या नहीं। तो प्रिंट डीएफ, फिर से
यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और df date1 इक्वल टू pd डेट टाइम। ओके सॉरी, यहाँ पे भी pd2 अंडरस्कोर डेट टाइम होना चाहिए। और इसे हम फिर से सेव करेंगे और रन करेंगे, कंट्रोल बी। यहाँ पे ये सही हो गया है, हाँ ये सही हो गया है, लेकिन फिर भी हमें एम्प्टी डेटा फ्रेम दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया df.rename कॉलम्स। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है आपको, सिंबल का ही है, तो मतलब ये लाइन ऑफ कोड भी प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट df। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है और हम आगे बढ़ते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं न्यू df को। प्रिंट न्यू df, कंट्रोल डी। ठीक है, ये भी प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी डिलीट करते हैं, कंट्रोल एक्स। फिर हम यहाँ पे फाइनल df को प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल बी। ये फाइनल df भी प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी हमें इश्यू आ रहा है। अब ये लाइन ऑफ कोड में क्या इश्यू है ये हमें समझना है। फाइनल अंडरस्कोर df इक्वल टू फाइनल अंडरस्कोर df डॉट अपेंड न्यू df। ओके, अब हमें ये लाइन ऑफ कोड में कोई एरर तो दिख नहीं रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं हमें आगे क्या करना है। या तो हम गूगल में जाके सर्च मार सकते हैं, या तो पहले हम इस ट्राई लूप को जो है इसे हटा देते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि एरर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, यूजुअली डॉट अपेंड जो मेथड है वो सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी समझते हैं। कंट्रोल बी, ये देखिए एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। इसे हमें अंडरस्कोर अपेंड करना। ओके, ये एक नया कोड चेंज हुआ होगा, ये हमेशा होते रहता है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन जाके चेक करना पड़ता है कि क्या चेंजेस हुआ है। अभी तक मैं डॉट अपेंड यूज कर रहा था तो हमें कभी इशू आया नहीं, फिर भी हम यहाँ पे अंडरस्कोर करके देख लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो लूप है, ट्राई लूप जो है, उसे फिर से चालू कर देते हैं। ओके, और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल बी फिर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे NAC कैश डेटा में आपको सारे के सारे लिस्ट दिख जाएंगे। एक मिनट, ये देखिए ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा लूप रन हो चुका है और हमें सारा का सारा डेटा भी मिल गया। ठीक है, तो ये आउटपुट है जिसमें हमने ये डेटा फीड किया हुआ था, फाइनल df, जो कि हमें जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे फाइनल df की भी जरूरत नहीं है। और एक बार फिर से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या हुआ है। NAC कैश डेटा, ओपन इन ब्राउजर, डिफॉल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2482 फाइल्स सेव हो चुकी है। फिलहाल हम इसे डिलीट करेंगे। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे NAC कैश डेटा में कुछ है नहीं, और हम सिर्फ अभी इसे रन करेंगे तो आपको एक एक फाइल दिखती जाएगी। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कोडिंग तो सीखा ही, और हमने ये भी जाना कि हम कैसे एरर्स को रिसॉल्व करते हैं। तो यूजुअली सिंपल मेथड होता है प्रिंट 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 कमांड यूज करके। अगर वो यूज नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता, जैसे कि इस लाइन ऑफ कोड में हमें समझ में नहीं आया, जो कि डॉट अपेंड जो मेथड था उसको डेप्रिकेट किया गया है, उसकी जगह पे डॉट अंडरस्कोर अपेंड यूज करना शुरू हुआ है। आने वाले जितने भी आपके मॉड्यूल्स है, आने वाले जितने भी आपके पैंडास लाइब्रेरी है उस कंटेक्स्ट में, तो ये सारी चीजें हमें
एक्चुअल एरर्स से ही पता चलती है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये ट्राई लूप हटा के देख सकते हो कि एरर्स क्या है। ठीक है, अभी फिर से इसे रन करते हैं। मैं इसे थोड़ा फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसे सिर्फ रन करके देखते हैं। ओके, ये आपका फोल्डर है। कंट्रोल V, टूल्स में जाएंगे, बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक फाइल आते जा रही है। ठीक है, तो आपके सारे डेटा फाइल्स जो है वो सेव हो चुके हैं और ये आपके पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हुए हैं। फिर से हम जाके देख सकते हैं NAC कैश डेटा। ओपन इन ब्राउजर, डिफॉल्ट आपको सारे के सारे डेटा मिल जाएंगे। आप कोई भी एक फाइल ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ रिलायंस, यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस का सारा डेटा एक पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में आ चुका है। सेम चीज आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो। इसे मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव। और यहाँ पे अगर 3M इंडिया का फाइल देखना है तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो आपका लेटेस्ट फाइल कौन सा था? 16 फरवरी का था। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो, 16 फरवरी का फाइल था। 16 फरवरी का डेटा भी आ चुका है। तो ऐसे आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं आपके डेटा एनालिसिस के लिए। मान लीजिए आपको आपकी स्ट्रैटेजी है उस नौकरी के स्क्रिप्ट पे चेक करना है, तो आपके पास ये पूरा डेटा सेट है। आपको सिर्फ एक लॉजिक डिफाइन करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को कॉल करना है और आपको आपका लॉजिक टेस्ट करना है। तो ये इतना आसान हो जाता है जब आप ये प्रोग्राम को यूज करोगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने एरर्स आएंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमें एरर्स रिजॉल्व करने को आना भी चाहिए और हमने वो एरर्स इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करना भी सीखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आने वाले दिनों में आपको मेरे एल्गोरिदम्स जो है, जो रोज चलते हैं मेरे सिस्टम पर, उसका भी एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि मैं कैसे एल्गोस को रन करता हूँ। मैं लोगों के लिए एल्गोस भी बना के देता हूँ, एल्गोरिदम्स बना के देता हूँ, जिसमें वो हम मुझे बताते हैं कि उनका लॉजिक क्या है, उनका बाई कंडीशन क्या है, उनका सेल कंडीशन क्या है, उनका ट्रेलिंग क्या है। उसके बेसिस पे सारे के सारे एल्गोरिदम डिफाइन होते हैं और ये कंटिन्यूस इंट्राडे या तो आपका जैसा भी BTST मॉडल है या SCBT मॉडल है उस पर वर्क करता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा। थैंक यू।